स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव के मन में दोनों चुनावों में मिली हार की टीस आज भी बरकरार है और अखिलेश यादव की यही टीस आज फिर से उनकी जुबान पर आ गई। अखिलेश यादव ने आज अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और एक इंटरव्यू में सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बेईमानी का आरोप लगा दिया। क्या वोटर लिस्ट में बदलाव से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई? क्या रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बेईमानी की वजह से सपा की हार हुई? ये सवाल समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उससे पैदा हुए हैं। अखिलेश यादव ने पीटीआई से बातचीत में न सिर्फ बीते चुनाव और भाजपा गठबंधन को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए, बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर बड़ा दावा भी किया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बेईमानी करने का बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा कि बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम कटने से सपा की हार हुई। अखिलेश ने लोकसभा उपचुनाव में हार के लिए भी चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार बताया। साथ ही ये भी बड़ा दावा किया कि एनडीए के घटक दल भाजपा से नाराज हैं। चुनाव आयोग पर बेईमानी के आरोप पर भाजपा ने अखिलेश की राजनीतिक समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बार फिर हार के लिए अखिलेश यादव के एसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। चुनाव के अंतिम दौर के अंदर भी वो 400 से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे, जो उनकी व्यावहारिक सोच को परिलक्षित करता था। यानी हैरत होती है कि कोई व्यक्ति 403 में से 400 सीट की बात करे, वो करते थे बराबर। तो उनकी जो ये एक प्रकार से क्या कहूँ मैं वैसा सख्त शब्द कहना नहीं चाहता, शायद उनकी मानसिक स्थिति तथ्यों को स्वीकार करने लायक न उस वक्त थी न आज है। अपनी कमजोरी दूसरे को बताना कि उनकी कमजोरी थी, अपनी कमजोरी को स्वीकार करिए। क्यों नहीं गए? क्या कारण था? गर्मी लग रही थी, टेम्परेचर हाई था, इस नाते नहीं गए। चुनाव आयोग का दोष है, चुनाव आयोग वोट डाल रहा था। वहां 3 से 4% यादव बिरादरी के लोग बीजेपी को वोट दे दिए, गुस्सा के अखिलेश जी नहीं गए थे। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव की सक्रियता से लगने लगा था कि सपा 2022 की हार से उबरने लगी है और 2024 की तैयारी में जुट गई है। पर चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव के आरोपों से ये साफ है कि अखिलेश के मन में हार की टीस बरकरार है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए के घटक दल भाजपा के साथ संतुष्ट नहीं है और जल्द ही भाजपा के सहयोगी उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान पर खुद यूपी में एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद पार्टी ने आगे आकर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अपना दल एस के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव को हर चुनाव में जनता ने नकार दिया है और ऐसे में उन्हें ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अखिलेश के इस आरोप पर भाजपा के एक और सहयोगी संजय निषाद ने भी कहा है कि अखिलेश यादव पहले अपना कुनबा बचाएं। जिसको जनता ने 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और अभी जो कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं उसमें नकार दिया है, तो उसके पास बोलने के लिए बचेगा क्या? मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई बेईमानी हुई होती तो 5 सीट भी नहीं आती उनकी। निश्चित तौर पर 2019 के लोकसभा में उनको जो सीटें मिली हैं वो कहाँ से मिल गई? अपनी हार को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए और जनता के बीच आकर के काम करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जिस मजबूती से जनहित में काम कर रहा है, जनता इसलिए एनडीए के साथ खड़ी है। विपक्ष के पास कोई बहाना नहीं है तो इधर उधर के आरोप लगाएंगे। ये कहना उनका गलत है कि हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और हम लोग संतुष्ट हैं सारे हम लोग। और
उनको तो मैं यही राय दूंगा कि पहले अपने लोगों को संतुष्ट करें, अपने कुनबे को बचाएं, जो उनके लोग इधर उधर जा रहे हैं। और मोर्चा तो उनको क्या कहा जाए, वो 2017 से मोर्चा बन रहा, 2017, 18, 2019, 2022। तो ये मोर्चा से नहीं कुछ होता है और नीतियों से होता। तो पहले अखिलेश यादव ने भाजपा गठबंधन में सब कुछ ठीक ना होने की बात कही, अब उस पर भाजपा के सहयोगी दल जो हैं वो पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अब ग्राउंड पर क्या हलचल है इन बयानों के बाद वो जान लेते हैं। अनुभव, ये जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है वो क्या इशारा करता है? क्योंकि अखिलेश ने ये कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो अब जो गठबंधन के साथी हैं भाजपा के वो सामने आ गए हैं और वो कहते हैं अखिलेश यादव को कि आप अपना घर बचाएं, यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अनुभव, देखिए, कई बातें आज अखिलेश यादव ने कही और जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातें कही। सबसे बड़ा आरोप तो लगाया चुनाव आयोग पर, उसकी जो हम कहें जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़े किए। साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा का भी चुनाव जीत गई होती, लोकसभा का आजमगढ़ का और जो रामपुर का उपचुनाव हुआ वो भी जीत गई होती, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से चुनाव हार गए। तो सीधा सीधा आरोप तो चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं और उसका जवाब ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया अखिलेश यादव को। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 125 सीटें जो जीते उसकी बात क्यों नहीं करते, वो भी तो चुनाव आयोग ने उनको जितवाई है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरी बात कही है उसको लेकर अब जो भी दल है, बीजेपी तो चलिए सत्ताधारी दल है, उसके सहयोगी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो उनके गठबंधन में लोग थे वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी में जो उनके सहयोगी दल हैं वो संतुष्ट नहीं है। आशीष पटेल जो अपना दल है के महासचिव हैं, कैबिनेट मंत्री है, उनसे तो मैंने खुद बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने नकार दिया है, अब उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो वो क्या कहेंगे। फेस सेविंग वो इसी तरीके से करेंगे, इसी तरह के बयानों से करेंगे। संजय निषाद कह रहे हैं कि पहले वो अपना कुनबा देखें। ओम प्रकाश राजभर ने यही बात कही कि पहले वो अपने लोगों को देखें। केशव देव मौर्य छोड़कर चले गए, ओम प्रकाश राजभर छोड़कर चले गए, संजय चौहान भी नाराज हैं। और इसके अलावा अपना दल एस कमेरावादी की जो बात करते हैं, अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल, उसकी कैंडिडेट को तो अपने सिंबल पर लड़ा दिया। तो ये सारी बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं। अब किस वजह से, किस कंटेक्स्ट में अखिलेश यादव ने ये बात कही? चुनाव के पहले भी हमने देखा कि ईवीएम पर तमाम सारे सवाल खड़े हुए थे, चुनाव के नतीजों के बाद भी ईवीएम पर सवाल खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से आज चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये हम कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसे लेकर बहुत हलचल है और खासतौर से उस बयान को लेकर बहुत हलचल है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि देखिए चुनाव आयोग ने तो 2012 में भी चुनाव कराया था, तब समाजवादी पार्टी आई थी फुल मेजॉरिटी में, उसकी तो सरकार बनी थी, 12 से 17 तो वो चीफ मिनिस्टर थे, तब कोई सवाल क्यों नहीं खड़े किए? अभी भी तो 125 सीटें जीती हैं, तो उस पर वो कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ये क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि ये भी सीटें उनको चुनाव आयोग और जब चुनाव आप जीतते हैं तो चुनाव आयोग जो है वो ईमानदार हो जाता है, जब चुनाव आप हारते हैं तो बेईमानी नजर आती है चुनाव आयोग की। इसको लेकर अब भाजपा भी हमलावर हो गई है। अब इन तमाम बयानबाजियों को 2024 की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। दिल्ली की सीमाओं पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा अपनी नई मांग लेकर अब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। बिल्कुल, आज से 31 किसान संगठनों वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का धरना शुरू कर दिया है और किसानों की सबसे बड़ी मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर के तिकुलिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता हैं, जिस पर प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलकर मारने का आरोप है। जब ये घटना हुई तभी से किसान संगठन आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब अपनी इस मांग को लेकर किसान संगठन गृह राज्य मंत्री के गृह जिले में पहुंच चुके हैं। करीब 1 साल से ज्यादा वक्त दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, लेकिन इस बार संयुक्त किसान मोर्चा के धरने की जगह भी अलग है और मकसद भी।
किसानों की मांग है कि तिकुनिया कांड के मुख्य साजिशकर्ता आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यहाँ जो धरना है वो एक तो लखीमपुर खीरी में जो निर्घृण हिंसा हुई है उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद निरपराध किसान आज भी जेल में हैं और घायलों को भी मुआवजा नहीं दिया है और अजय मिश्रा टेनी सत्ता पर बिठा के रखे हैं। इसका मतलब वो हिंसा का समर्थन केंद्र सरकार कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर आज से यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान संगठनों ने लखीमपुर में 75 घंटे का नॉन स्टॉप धरना शुरू कर दिया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बार धरने की मियाद पहले से तय कर रखी है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के तेवर से एक बार फिर किसान संगठन सरकार से टकराव के मूड में दिखने लगे हैं। आज 75 घंटे का ये धरना प्रदर्शन है, उसके बाद सरकार झुकेगी, मानेगी? नहीं झुकेगी, अब पता हमें नहीं मानेगी। अगर सरकार होती तो मान जाती, तानाशाह नहीं मानता, तो ये सरकार तानाशाहों की सरकार है, नहीं मानेगी। तो यहाँ पर अब 75 घंटे बाद क्या रूपरेखा होगी आंदोलन? 75 घंटे बाद में आगे की रणनीति आगे बढ़ाओगे, फिर यहाँ कमेटियाँ उधर रणनीति बनाएंगे। वहीं लखीमपुर में एक बार फिर से किसान संगठनों की जमावड़े को देखते हुए शासन और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसानों के धरने तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ प्रशासन को उम्मीद है कि 75 घंटे खत्म होने के साथ ही किसान संगठन धरना खत्म करके वापस लौट जाएंगे। लखीमपुर से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखीमपुर में किसान संगठनों के धरने ने एक बार फिर से दिल्ली में हुए किसान आंदोलन की तस्वीरें ताजा कर दी हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने लंबे आंदोलन की तैयारी के तहत कई दिन के लिए रसद के साथ रसोई अपनी तैयार कर ली थी। वैसी ही रसोई लखीमपुर में भी किसान के धरने में देखने को मिल रही है। हालांकि ये आंदोलन 75 घंटे के लिए ही है, लेकिन किसान लखीमपुर में भी लंबी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर में आज से शुरू हुए किसान संगठनों के 4 दिवसीय धरने की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से दिल्ली में चले किसान आंदोलन की तस्वीरें फिर से दिखने लगी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग के लिए किसान संगठनों ने दिल्ली की तरह ही राशन पानी के साथ तंबू तान दिया है। महिलाएं जो हैं वो रोटियां सेक रही हैं और ये रोटियां, सैकड़ों रोटियां सुबह से सेकी जा चुकी हैं, हज़ारों रोटियां सेकी जा चुकी हैं और दूसरे शेड में, यानी इस शेड से बगल में जो दूसरा शेड है वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया है। बैठकर सभी एक पंगत में बैठकर लोग खा रहे हैं और ट्रैक्टर से, ट्रकों से, बैलगाड़ियों से लोग अपने अपने हिस्से की सामग्री लेकर आए हैं। जो जितना ला सकता है, जितना जिसकी श्रद्धा है, जितनी जिसकी क्षमता है, उतना अनाज, उतना राशन और खाने पीने का सामान, तेल, मसाले, गैस सिलेंडर, सारा इंतजाम करके यहाँ पर आए हैं। धरने पर बैठे किसान संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पेट भरने के लिए उनके परिवार की महिलाएं भी साथ आई हैं, जिन्होंने धरना स्थल पर हजारों लोगों के भोजन के लिए रसोई जमा ली है। लखीमपुर में किसानों के धरने के साथ ही चूल्हों पर बर्तन चढ़ चुके हैं और रोटियां पकनी शुरू हो गई हैं। हालांकि धरने के पहले दिन ही किसान संगठनों ने जिला प्रशासन पर किसानों के लिए पानी का इंतजाम नहीं करवाने का आरोप लगाया और राकेश टिकैत ने जिला प्रशासन को पानी की व्यवस्था करने की चेतावनी दे डाली। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। 1 घंटे का समय है, नहीं तो 1 घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहाँ नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। धरना प्रदर्शन 75 घंटे तक लगातार जारी रहेगा और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। खाने की, पीने की, पानी पीने की या शरबत का भी इंतजाम किया गया है। बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं जो किसानों ने अपने स्तर से यहाँ पर किए हैं। कैमरा से प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन किसानों की इस मांग पर किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। पिछले कुछ महीनों की राहत के बाद आजम खान पर आफत के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं। एक के बाद
आजम खान पर कुल 91 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने डीआईजी से मुलाकात की और लगातार मुकदमे दर्ज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। 27 महीने की जेल काटने के बाद आजम खान की रिहाई को अभी 4 महीने भी नहीं पूरे हुए हैं कि आजम खान के खिलाफ 2 और नए मामले दर्ज हो गए हैं। इससे नाराज उनके बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर से मिलने पहुंचे और आजम खान पर लगाए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग की। डीआईजी को ज्ञापन सौंपा। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो जाहिर सी बात है मजबूरी होगी लोगों का सड़क पर आना। क्या करेंगे जब पुलिस प्रशासन यहाँ तक आ जाएगा कि भैंस चोरी और बकरी चोरी के आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि इनके गवाहों को धमकाया जा रहा है। आजम खान पर कुल 91 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमों की वजह से आजम खान को गिरफ्तारी और जेल का सामना करना पड़ा था और करीब 4 महीने पहले जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आजम खान को जेल से बाहर आने में सफलता हासिल हुई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें अब्दुल्ला आजम के अलावा समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी आजम खान को बीमार बताया, जिन पर हर रोज नए मुकदमे ठोके जाने को नाजायज बताया। जब ये दिखने लगा कि झूठ सामने आ रहा है तो फिर और मुकदमे उनके ऊपर लादे जा रहे हैं, वो भी फेक हैं। आजम खान पर रोज नए केस दर्ज हो रहे हैं और इस मामले में पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। राजू श्रीवास्तव के दिमाग के एक हिस्से में सूजन है। फिलहाल वे वेंटिलेटर पर हैं। और राजू श्रीवास्तव के नजदीकी रिश्तेदार लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी जानकारी है। राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है, डॉक्टर बता रहे हैं एम्स के। और राजू श्रीवास्तव के दिमाग के एक हिस्से में सूजन है, ये बताया गया। अभी फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का ही रुख करेंगे। अविनाश, ये दुखी करने वाली खबर है फैंस के लिए कि राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर है, डॉक्टर्स की तरफ से और क्या कहा गया है? देखिए, अगर बात करें तो डॉक्टर की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि राजू श्रीवास्तव का लगातार इलाज किया जा रहा है। लेकिन अगर आज की बात करें तो जब डॉक्टर उनके दिमाग को इलाज कर रहे थे तभी अगर बात करें तो उनका बीपी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया था। यही कारण है कि इलाज रोकना पड़ा और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। सबसे पहले एक चीज़ और दर्शकों को क्लियर कर दें कि कई जगहों पर राजू श्रीवास्तव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अफवाह उड़ रही है। खासतौर से अगर बात करें तो उनकी मृत्यु को लेकर के ये बेहद गलत है। वो अभी भी जीवित हैं और अभी भी अगर बात करें तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है और डॉक्टरों को अभी भी उम्मीद है कि शायद ईश्वरीय चमत्कार हो और उनके ऊपर फिर से जो है इलाज असर करे और वो फिर से वापस कॉमेडी की दुनिया में आ सके, लोगों के बीच में आ सके। अभी भी उनके एम्स अस्पताल में इलाज जारी है और लगातार 11 डॉक्टरों की जो टीम है उन पर निगरानी बनाकर रखी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो जब से उनको एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है तब से उनको होश नहीं आया है। बीच में जो इलाज था वो बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहा था, राजू श्रीवास्तव भी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनकी जो बॉडी थी वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन आज अचानक से फिर से उनका बीपी फ्लक्चुएट हुआ और काफ़ी ज़्यादा पहुँच गया, जिसके बाद अगर बात करें तो इलाज को बीच में कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिससे कि बीपी को पहले कंट्रोल किया जाए, उसके बाद आगे इलाज के लिए बढ़ा जा सके। डॉक्टर अभी भी अपनी ओर से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। परिवार के लोग भी लगातार दुआ कर रहे हैं, जो तमाम सारे फैंस हैं वो लगातार दुआ कर रहे हैं। प्रार्थनाओं का भी दौर जारी है और अगर बात करें तो जिस तरीके से जो पूरी मेडिकल इलाज है उसको देने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जो कंडीशन है इसमें मेडिकल इलाज के साथ साथ दुआओं की भी आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर लगातार तमाम सारे परिजनों से भी और फैंस से भी अपील कर रहे हैं कि वो दुआ बरकरार रखें
उम्मीद ना छोड़े, उम्मीद बरकरार रखे। राजू श्रीवास्तव को जितना बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। जो एम्स के विशेषज्ञ हैं, खासतौर से अगर बात करें, जो विशेषज्ञों की टीम बनी है 11 डॉक्टरों की, वो लगातार निगरानी रख रही है, लगातार अपनी ओर से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है। लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से बीपी उनका काफी ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद हालात चिंताजनक जरूर बने हैं। लेकिन बीच में जब उनको एडमिट कराया गया था जिस दिन पहले शुरुआती दौर में, तब भी उनका बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुआ था। और नॉर्मल होने के बाद अगर बात करें तो बीच में इलाज को लेकर के उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड भी करने लग गई थी। तो इसलिए डॉक्टरों को अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि दोबारा इस तरीके से कुछ हो और उनको जल्द होश में लाया जाए। इसके लिए डॉक्टरों की टीम लगातार प्रयास कर रही है। सभी फैंस, उनके प्रशंसक बांधे हुए हैं कि राजू श्रीवास्तव जल्द ही ठीक हो जाएंगे और फिर से मनोरंजन जगत में उनकी वापसी होगी। अविनाश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े लूट हो रही है। प्रयागराज में 6 लाख से ऊपर की सरेआम लूट हो गई और पुलिस को पता भी नहीं लगा। वहीं भला हो सीसीटीवी कैमरे का, जिसमें लूट की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो 30 सेकंड जिसने प्रयागराज में सनसनी फैला दी, वो 30 सेकंड जिसमें गन पॉइंट पर लूट की गई, वो 30 सेकंड जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आयरन की अपनी दुकान में बेफिक्र इस दुकानदार को कोई अंदाजा नहीं था कि अगले चंद सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं और उनमें से एक बदमाश बिना कोई बात किए सीधा गन तान देता है। इसी बीच दूसरा लुटेरा दुकान के गन्ने में पैसे और दूसरे सामान ढूंढने लगता है और उसे जो मिलता है अपने लाल बैग में भरने लगता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। दुकानदार बिना किसी प्रतिक्रिया के वहीं खड़ा रहता है। उसे अपनी जान का डर है क्योंकि सिर पर पीला कपड़ा बांधे एक लुटेरा बीच बीच उसे धमका भी रहा होता है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। सबसे बुरी स्थिति तो इस आदमी की होती है जो दुकान में किसी काम से चला आ रहा होता है। सिर पर पीला कपड़ा बांधे ये लुटेरा उसे धक्का मारकर कुर्सी पर बैठा देता है। मामला प्रयागराज के कन्नलगंज इलाके का है, जहां 2 लोहे की थोक दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। खबरों के मुताबिक दोनों दुकानों में कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। ये सब कुछ मात्र 30 सेकंड में हुआ। ये 30 सेकंड जो आपके यकीनन होश फाख्ता कर देंगे। सीसीटीवी में जो कुछ कैद हुआ वो जनता का भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। इस 30 सेकंड में जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन तो की है, लेकिन अभी तक लुटेरे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। बदमाश दुकान के अंदर लूटपाट की घटनाओं को खुलेआम अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उन्नीस में एक फिल्म आई थी, नाम था मिस्टर इंडिया, जिसमें हीरो एक खास किस्म की घड़ी पहन लेता था तो वो दिखाई नहीं देता था। ठीक वैसी ही घड़ी कानपुर में सरकारी महकमे ने एक ऐसी सड़क को पहना दी है जिसका उद्घाटन 15 अगस्त को हुआ था, जो अब दिखती तक नहीं। ये स्मार्ट सिटी कानपुर की स्मार्ट सड़क है, जो ना तो खुली आंखों से दिखेगी और ना ही किसी खास चश्मे से। यहाँ सड़क है और उसकी मौजूदगी के लिए ये शिलापट गवाह है, जिस पर यह साफ साफ देखा जा सकता है कि इस सड़क का उद्घाटन मात्र 3 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने किया था। लेकिन ये सड़क सरकारी बाबुओं की मेहरबानी की वजह से मिस्टर इंडिया बन गई है। लेकिन आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये जो ट्रैक है, यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं उनके लिए जो ट्रैक बनाए गए थे, बिछाए गए थे, जो सड़क बनाई गई थी वो धंस चुकी है और नानाराव पार्क में 9.76 करोड़ रुपए से कराए गए सुंदरीकरण में दाग लग गया है। लोकार्पण के 2 दिन बाद ही चबूतरा और सड़क धंसने लगी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है,
लोकार्पण के कुछ ही दिन बाद ही नाना राव पार्क के पास का चबूतरा धंस गया है। पाथवे के पास की लाइटें टूट गई। व्यायाम के लिए बनाए गए जिम का हाल खस्ता हाल हो चुका है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नाना राव पार्क के अंदर की। नगर निगम कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा यह काम कराया गया था, लेकिन जितने भी उपकरण यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब खराब हो चुके हैं। ये देखिए, ये हैंडल ये टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसमें कोई अब जिस मकसद से इसको लगाया गया था वो मकसद पूरा नहीं होता। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नाना राव पार्क में सिंथेटिक ट्रैक, साइकिल ट्रैक, बाउंड्री गेट, हर्बल पार्क, आधुनिक लाइटें, पेयजल, शौचालय, 100 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, 50 चार पहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा का निर्माण करवाया है। लेकिन आरोप लगे हैं कि पार्क और आसपास के निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जो साइकिल ट्रैक बनाया उसका नीचे बेस नहीं बनाया, जिसकी वजह से 2 बार साइकिल ट्रैक धंस चुका है। पानी के जो कनेक्शन किए गए हैं वो जगह जगह से टूट रहे हैं, जो जल भराव का कारण बन रहे हैं। जो नए पत्थर लग रहे हैं वो पत्थर गिरते जा रहे हैं, सीमेंट से जुड़ाई नहीं कायदे से की। पार्क के निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को लेकर मेयर प्रमिला पांडे ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। देखिए, भ्रष्टाचार कहना तो आजकल बहुत सरल भाषा हो गई है कि किसी से भी बात करिए तो भ्रष्टाचार लगाता है। लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चला, मैं तो अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर में खुद देखूंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कानपुर की जनता का क्या दोष है और क्यों सड़क निर्माण के दौरान सरकारी अफसर ये नहीं देखते कि ठेका किसे दिया जा रहा है और कौन सरकारी खजाने को कितना ठेंगा दिखा रहा है। मुद्दे की बात अब ये है कि कानपुर को इस सड़क की जगह फाइन क्वालिटी की सड़क कब मिलेगी, या फिर बात शिकायत से शुरू होकर जांच पर ही आकर खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं आगरा की। आगरा के एक सरकारी दफ्तर में ऐसी सजा दी गई है जो पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगरा के नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों को गाली गलौज करने पर स्कूल वाली सजा दे दी। ये तस्वीर किसी स्कूल कॉलेज की नहीं है जहां किसी छात्र को सजा दी जा रही है। इन 3 लोगों को उनके अधिकारी ने उनके खुद के ही दफ्तर में सजा दी है, उठक बैठक लगाने की सजा। तस्वीरें आगरा के नगर आयुक्त दफ्तर की हैं, जहां नगर निगम में इन 3 कर्मचारियों को नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने सजा दी है। सजा क्यों दी है, वजह भी जान लीजिए। आरोप है कि इन 3 लोगों ने सरेआम नगर निगम कार्यालय में ही गाली गलौज करनी शुरू कर दी और इतने में आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम खुद दफ्तर में पहुंच गए और गाली गलौज कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार को अपनी आंखों से ही देख लिया। जिसके बाद नगर आयुक्त ने तीनों कर्मचारियों को उठक बैठक लगाने की अनोखी सजा दे दी। नगर आयुक्त की ये सजा पूरे आगरा में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। दोनों ही नदियां 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं और पिछले 4 दिनों में यहां गंगा और यमुना का जलस्तर 3 मीटर तक बढ़ गया है। नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम जाने वाले तमाम इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। शहर शहर बाढ़ का कहर, सैलाब के प्रहार से मचा हाहाकार। पहाड़ी इलाकों में बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों के बढ़ते वेग का असर अब प्रयागराज में संगम क्षेत्र में दिखने लगा है। 4 दिनों पहले तक संगम की ओर जाने वाले जिन रास्तों पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ रही थी, वो रास्ते अब गंगा और यमुना के पानी में समाहित होने लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने का सबसे ज्यादा असर संगम और आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। संगम जाने वाले तमाम रास्ते गंगा और यमुना के बढ़े हुए पानी में डूब गए हैं। संगम नगरी में दोनों नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी घुसने लगा है। पिछले 3 दिनों से तेजी के साथ गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से 2 लाख की आबादी बाढ़ से घिर गई है और बाढ़ के पानी का शहर के घरों में घुसने का खतरा पैदा हो गया है। लोग घरों से अपना सामान समेटने में जुट गए हैं।
बुधवार की शाम गंगा का जलस्तर 80.38 मीटर और यमुना का जलस्तर 80.14 मीटर दर्ज किया गया। दोनों नदियां 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। पिछले 4 दिनों में गंगा और यमुना का जलस्तर तकरीबन 3 मीटर तक बढ़ गया है। जिस रफ्तार से दोनों नदियों का पानी बढ़ रहा है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों नदियां 4 से 5 दिनों के अंदर रिहायशी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही मचा सकती हैं। और अगर टोंस नदी में ज्यादा उफान आया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो जिस रफ्तार से गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो जल स्तर पर जो है निगाह बनाकर रखें और जैसे ही पानी उनके घर के नज़दीक पहुंचने लगे, वो अपना सामान लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। गंगा यमुना में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रयागराज प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ चौकियां भी अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही निचले इलाकों के लोगों को इस बात की हिदायत दी गई है, पानी बढ़ने पर प्रशासन को सूचना दें और खुद किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। प्रशासन उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन को चाहिए था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन उन्हें अपने निजी साधनों के जरिए ही अपने सामानों को सुरक्षित निकालना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की 7 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मूसलाधार बारिश का कहर, बारिश के चलते भरभरा कर गिरा एक मकान। ओडिशा के 10 से ज्यादा जिले जलमग्न, पुरी से संबलपुर तक अधिकतर इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। एमपी में कई बांधों से छोड़े गए पानी के बाद नदियों में उफान। ओरछा में बीच टापू में 7 दिन से फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। एमपी के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 14 गेट खोले गए, 30 से ज्यादा दुकानें डूबी, 9 फीट पानी भरा, स्कूलों में छुट्टी। एमपी के रायसेन में पानी में फंसी 2 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। राजस्थान के भीलवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में उतरी। बस में 60 यात्री सवार थे। आसपास के लोगों ने यात्रियों को निकाला, पार्किंग समझकर उतारी गई थी बस। जिले में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से जलस्तर 208.84 मीटर हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।